Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to our second set of sessions at the National Youth Festival 2022, a unique national initiative to fuel the young minds of India. I'm your host, Bharat Jain, and in this session, we'll talk about how sports is a unifier for Ek Bharat and Shreshth Bharat through the open town hall of Olympians and Paralympians. And sharing their thoughts for this session are our guests for today. And our guests are boxer and Olympic medalist Lovlina Borkhain, the captain of Indian men's national hockey team Manpreet Singh, Rani Rampal, the captain of Indian women's national hockey team, para high jumper Paralympic medalist Sharad Kumar, parathlete Paralympic medalist Bhavina Patel, and moderating the session is senior journalist from Times Now Nav Bharat, Vaibhav Bhola. So please put your hands together and welcome them on your screen as they make their way right here. Over to you, Vaibhav. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेशनल यूथ फेस्टिवल में उपलक्ष्य पर हम सब आज इकट्ठा हो रहे हैं और साथ ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो सबसे पहले मैं उनका आदर करना चाहूंगा और इस सेशन को बढ़ाना चाहूंगा। जो आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पिछले साल ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में जिन्होंने हिंदुस्तान का मान बढ़ाया, देश की शान बढ़ाई, चैंपियन खिलाड़ी, सबसे पहले हम उन सभी चैंपियंस का स्वागत करना चाहेंगे। नाम आप उन सब चैंपियंस के बता चुके हैं, लेकिन मैं जो इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में एक शेर पढ़ा था, वो शेर पढ़कर मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, क्या फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब आपने ऊंची उड़ान का हौसला बना ही लिया है तो फिर आसमान का कद क्या है ये देखना बहुत फिजूल है। और जिसको पूरी तरीके से सही साबित किया है हमारे ओलंपियंस ने, हमारे पैरालंपियंस ने, जिन्होंने पिछले साल देश का मान बढ़ाया। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत है। मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो रानी रामपाल से रहने वाला है। रानी, सबसे पहले आपका भी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रानी, ये नेशनल यूथ फेस्टिवल है और आज आप देश की एक यूथ आइकन हैं, लेकिन अगर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूं, आपके लिए यूथ आइकन का क्या मतलब होता है? आज पहले तो हमारे जितने भी एथलीट्स हैं सबकी तरफ से सभी को नेशनल यूथ फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ये बहुत ही एक अच्छा फेस्टिवल है, बिकॉज मेरे लिए यूथ आइकन का मतलब है कि हमारा जो यूथ होता है वही हमारी कंट्री का फ्यूचर होता है। एंड जितना ज्यादा हमारा यूथ अच्छा होगा, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट उतना ज्यादा अच्छा होगा। एंड अभी बहुत सारी चीजें हमारे यूथ में जो है वो काफी, जो हमारा यूथ है काफी एक्साइटेड रहते हैं, काफी एनर्जेटिक है एंड काफी अच्छे दिशा में भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, काफी एक कम्पिटेटिव जिसको बोलते हैं ना, वो यूथ है हमारा। सो यूथ हमारी कंट्री का फ्यूचर है एंड जितना ज्यादा हम यूथ में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारी कंट्री का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। देखिए, हमारा जो देश है लगातार यूथ में इन्वेस्ट कर रहा है, तभी जो आप जैसे होनहार सितारे इस देश को मिल रहे हैं। मनप्रीत मुझे नजर आ रहे हैं, शरद नजर आ रहे हैं, लवलीना हमारे साथ जुड़ी है, भवीना हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो आप सब एक यूथ आइकन है। अगर मनप्रीत, मैं आपसे जानना चाहूं कि जिस तरीके से अभी रानी ने कहा कि यूथ में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके हिसाब से आज जो हमारा देश यूथ में इन्वेस्ट कर रहा है, यूथ को आगे बढ़ा रहा है, उसका रिजल्ट हमें बहुत शानदार मिल रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक्चुअली कि जैसे रानी ने बोला कि यूथ हमारा फ्यूचर होता है देश का। अगर देश को आगे बढ़ाना तो उसके यूथ के ऊपर काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो काफी इस चीज के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। उनको पता है कि जो हमारे यूथ है वही आगे आने वाला फ्यूचर है। तो इसीलिए वो पहले से जो उन्होंने खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये चीजें मुहिम उन्होंने स्टार्ट की थी, जिससे आज देखा जाए तो पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में जो परफॉर्मेंस आई है उससे साबित होता है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है इंडिया का। अच्छा मनप्रीत, आपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात की। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि एज अ प्लेयर, जब खुद देश का प्रधानमंत्री सामने से आकर आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, आपसे चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, आपके परिवार से मिलते हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेयर के लिए?
सर एक्चुअली मैं आपको दो इंसिडेंट बताना चाहूंगा। जब हम लोग ओलंपिक से जाने से पहले उन्होंने हमारे साथ बात की, उन्होंने पूछा कि टीम आपकी कैसी तैयारी कर रही है। तो हम लोगों ने बताया कि हाँ, कि हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात थी कि जब हम लोग वहां पे सेमीफाइनल लूज किया था, उस वक्त पूरी टीम का मनोबल टूट गया था। तो उस टाइम जब आपके प्रधानमंत्री आप टाइम निकाल के, अपने बिजी टाइम से टाइम निकाल के आपको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला है, आप निराश मत होइए, आप अपने ब्रॉन्ज मेडल के ऊपर फोकस कीजिए। आप अगर कुछ भी होता है, हमारा पूरा देश आपके साथ है, सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, मेडल के बारे में मत सोचिए। तो वो सर हमारे लिए एक काफी मोटिवेशन रहा था। उसके बाद जो टीम ने जो ब्रॉन्ज मेडल हमारा मैच खेला है, तो वो एक अलग ही लेवल था सर हमारे लिए। और शरद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब मनप्रीत की टीम से पीएम साहब ने फोन पे बात की, उनसे जब मिले, तो फिर खुद अंदर से भी हुआ होगा ना कि हाँ, हमें भी जाना है, हमें भी जीतना है और हमें भी पीएम से मिलना है, उनसे बात करनी है, ये भी अंदर आया होगा। एक्चुअली जो पैरालंपिक मूवमेंट इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली ये एक बहुत, हम लोग एथलीट्स के मेडल से आ रहे थे, लेकिन जो इसको बहुत एक अच्छे फेज में लाया गया था, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के कारण ही आया। जैसे जाने से पहले सारे लोगों से उन्होंने बात किया, और सबके फैमिली जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स थे, चाहे वो वुमेन, चाहे वो रोइंग में हो या फिर वो फेंसिंग में हो, तो इन लोगों से पर्टिकुलरली पर्सनली बात किया था। तो इसने एक सेट किया था, एक टोन सेट कर दिया था सर ने कि जो भी बाहर एथलीट जा रहे हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जा रहे हैं, और उनको एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया था कि एज अ एम्बेसडर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, की हम एक यूथ कैसे उनको टैप कर रहे हैं। तो बाकी जब हम वहां पहुंचे और मेडल जीते, तो उस टाइम सर ने हम लोगों से बात किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया, और ये एक काफी पॉपुलर टेक्स्ट बन गया कि बाकी कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट है, वो ये चीज नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ये कर रहे थे। तो ये बाकी एथलीट्स में बहुत सारा मोटिवेशन इन्वॉल्व कर दिया। और फिर सिमिलरली ये जब हम लोग वापस आए, तो अबाउट 3 आवर्स उन्होंने हमारे साथ बैठा, सारे खिलाड़ी, सिर्फ मेडलिस्ट के साथ नहीं, एक सारे ही एथलीट्स के साथ पर्सनली बात किया। हम और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ जो जीत कर आ रहा है उसी से नहीं मिलना, जो हार कर भी आ रहा है उससे भी मिलना और उसका हौसला बढ़ाना। क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ जो जीत रहे हैं, हम लोग कम लोग हैं, जो सिर्फ 17 जने हैं, लेकिन अगर सारे पैरा एथलीट्स को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे से, जो अवेयरनेस है, जो फिजिकली चैलेंज का जो अवेयरनेस है, ये लोग सब आगे आराम से पहुंचा पा रहे हैं। तो इसलिए सबको इन्वॉल्व करना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इंक्लूसिविटी एक तरह से दर्शाता है ये कि कितना हम लोग सोसाइटी एक इंक्लूसिव सोसाइटी हो रहे हैं। तो ये सब चीजें काफी मोटिवेट करती है हर एक प्लेयर्स को। तो पूरा जो, अगर मैं बात करूं, लवलीना भी हमारे साथ है। लवलीना, आपने तो जो अपने आपके बॉक्सिंग ग्लव्स थे वो तक पीएम को आपने गिफ्ट में दिए थे, थोड़ा उस बारे में बताइए, क्या बात हुई थी आपकी जब आप पीएम से मिली थी? हाँ, जब पीएम सर से मिले थे तब हम सभी ने एक उनको हमारा जो ओलंपिक का जो हमने खेला था, मैंने ग्लव्स गिफ्ट किया था। तो वो मोमेंट भी बहुत अलग था, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री से मिल रही थी मैं। बहुत स्पेशल था। और उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री जी हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाए, हमारे यूथ को कैसे आगे बढ़ाए, स्पोर्ट्स में कैसे लाए, तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हर किसी को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलता है। हमारा देश इतना लकी है कि हम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री जी मिले हैं। और बहुत कोशिश कर रहा है सर कि सबको कैसे आगे लेके जाए। जैसे प्लेयर्स के साथ मिलना, हम लोगों को गेम से पहले, हमारे कंपटीशन से पहले बात करना, ये बहुत ज्यादा मोटिवेटिव होते हैं सबके लिए। तो हाँ, जब मैं वो ग्लव्स गिफ्ट किया था तब भी वो बोल रहे थे, जैसे कि हंसी मजाक में बोल रहे थे कि इससे मैं कैसे फाइट करूं। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों से भी ऐसे बात करते हैं। अच्छा मनप्रीत, एक चीज मुझे बताइए कि जब खुद देश का प्रधानमंत्री जो हमारे एथलीट्स हैं उनके पीछे खड़ा है कि आप जाओ, आप जीत कर आओ, आपको जो करना है, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, फिर वो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता होगा ना कि जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, आप जाओ, बस देश का मान बढ़ाओ और जीत कर आओ। बिल्कुल सर। एक्चुअली कि मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब हम लोग ओलंपिक से जाने से पहले उन्होंने ये हमें सिर्फ बोला था कि अपने माइंड में किसी चीज का प्रेशर मत लेना, कि सिर्फ आप अपना बेस्ट करो, जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली जो आपके फेवर में आएगा। तो वो काफी एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार हमें सिर्फ चीजों के ऊपर, अपनी गेम के ऊपर फोकस करना है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमें बोल रहे हैं कि सिर्फ आप अपनी गेम के ऊपर फोकस करो, बाकी चीजों के ऊपर मत फोकस करो, जो रिजल्ट है वो खुद ही आएगा। तो देखा जाए तो वो इस बार जो ओलंपिक्स में
हिस्ट्री का पहली बार हुआ कि पैरा ओलंपिक्स में इतने मेडल आए और ओलंपिक्स में इतने मेडल आए हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर सर पूरा इस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आने वाली जो ओलंपिक्स है, पेरिस ओलंपिक्स है, तो मुझे लगता है कि इसमें उसमें भी इससे ज्यादा मेडल आएंगे। लेकिन प्रेशर तो नहीं पड़ गया कहीं आप लोगों के ऊपर कि अब अगली बार तो और अच्छा करना होगा? नहीं, एक्चुअली प्रेशर नहीं, उन्होंने यही चीज बोली थी कि आप प्रेशर मत लेना, किसी भी चीज का प्रेशर मत लेना, आपको मेडल के बारे में कोई सोचना मत, सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करिए। अच्छा, अब हमारे साथ भवीना भी इस समय जुड़ी हुई है। भवीना गुजरात से आती हैं। भवीना, जब आप जीती थी, बड़ा ही एक इमोशनल मोमेंट था, और आप तो पहली भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर बनी थी पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली, और उसके बाद तुरंत खुद पीएम का कॉल आना। आप तो उन्हीं के स्टेट से हैं, तो आपकी फोन पर थोड़ी बताइए क्या बात हुई, और जब आप उनसे मिलने आई, उन्होंने तो आपको अपनी बेटी तक कहा था। आई थिंक हमारी जो आवाज है वो हाँ, भवीना तक आ नहीं रही पहुंच आ रही। रही। जी जी हेलो। जी, भवीना, आपने हाँ जी, मेरा हाँ जी, क्वेश्चन सुन पाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एग्जैक्टली तो ये उसका था जवाब। कि यस, कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी मोमेंट थी, मतलब मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी यादगार मोमेंट थी कि जब पीएम सर ने मुझे कॉल किया था और बात की थी। क्योंकि जब वो हमारे सीएम थे गुजरात के, तब तो मैं उनसे बहुत बार मिल चुकी हूँ। अच्छा, मिल लेकिन चुकी थी जब तब भी आप? यस यस, तो ओके ओके। वो पीएम होने के बाद उनसे मेरी पहली बार बात हो रही थी, और उसी टाइम उनका जब कॉल आ रहा था, तब मेरा मेडल सेरेमनी स्टार्ट होने वाला था। तो उन्होंने 3 बार ट्राई किया कि मेरे हस्बैंड तभी फोन उठाते थे और बोलते थे कि सर बस अभी स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे वेट कर करके भी उन्होंने 3 बार कॉल किया। तीसरी बार उनसे और मेरा कांटेक्ट हुआ, और हम बात कर पाए। और जब उन्होंने बात की तो सीधा ऐसे ही बोले कि जायंट किलर शू करी रही है, मतलब गुजराती में ही उन्होंने बात की। और जो क्या इंटरनेशनल कहा था उन्होंने वो जो मुझे, गुजराती में बताइए? क्या गुजराती में हाँ, उन्होंने कहा था आपको? मतलब इंटरनेशनल जो बॉडी है, उन्होंने मुझे एक झाइट किलर करके नाम दिया है। तो उन्होंने बस फोन जैसे मैंने मतलब बात करना शुरू किया कि नमस्ते सर ऐसे करके, तो उन्होंने सीधा ऐसे ही बोला कि जायंट किलर शू करी रही है। तो मतलब क्या कर रही है ऐसे पूछ रहे थे वो। तो मतलब वो अंदर एक अलग सा बूस्टिंग आना शुरू हो गया था। उनके जो वर्ड्स थे वो मतलब, और उन्होंने पूरी बात गुजराती में की। और मतलब एक मेरे जैसे मतलब ग्रैंडफादर मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे तो आप भी ब्लेसिंग हमें दे वो रहे थोड़ा हैं। गुजराती में बताइए ना कि गुजराती में क्या बात की। उन्होंने मुझे पूछा कि उनको ये भी पता था कि मेरे जो पेरेंट्स है वो मुझे यहाँ पर, मुझे वो डाइट वगैरह फॉलो करना था। जी। तो मुझे यहाँ मेरी केयर करने के लिए मेरे घर ही आ गए थे। और तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि पापा कहाँ है, वो गांव में गए कि नहीं। मतलब मेरे गांव का नाम सुंडिया है, तो सुंडिया गए कि नहीं। तो मैंने बोला कि हाँ वो तो चले गए। तो बोले कि वो तो अहमदाबाद आए थे ना। तो मैंने बोला कि हाँ वो आए, लेकिन अभी उनका काम हो गया तो वो चले गए। फिर उन्होंने पूछा कि फिर वापस आना है कि नहीं यहाँ पे, मतलब उन्होंने, पापा मतलब आपको संभालने के लिए वापस कब आने वाले हम्म। हैं, आपको अभी और आगे जाना है तो। और फिर उन्होंने ये भी बात बताई कि वो मेरे गांव में साइकिल लेके हफ्ते में 2-3 बार तो आते ही थे। ओके। तो मतलब वो एक अलग सी, मतलब वो जब जो बात कर रहे थे वो अलग सी फीलिंग्स थी। और मतलब नहीं उनके हर एक शब्द में एक मोटिवेशन था कि नहीं, मुझे मैं भी ऐसा लग रहा आपको, था। आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि पिछले काफी सालों में मतलब मैंने देखा है कि हमारे देश में ना खेल क्रांति जागी है। चाहे वो फिट इंडिया की बात करूं, मैं खेलो इंडिया की बात करूं, ओलंपिक्स पैरालंपिक्स की बात करूं, पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि किस तरीके से जो हमने स्पोर्ट्स के लिए किया ना उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और आज आप सब हमारे यूथ आइकन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम पीएम के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आज का जो यूथ है, आज आप जुड़े हैं, आप, मैं चाहूंगा उनको आप अपनी जो थोड़ी लाइफ की स्टोरीज है ना वो बताएं। कि कई बार यूथ को लगता है कि चीजें बहुत आसानी से पाली जाती हैं, कि मनप्रीत आज हॉकी टीम के कैप्टन बन गए, बड़ी आसानी से बन गए। शरद ने मेडल जीत लिया, बड़ी आसान है शरद का जो मेडल जीतना। लेकिन मनप्रीत, वो मुझे रात याद है, जब आपके पिताजी शायद कारपेंटर थे, वो जब रात को एक बार घर आए थे तो वो एक अनहोनी हुई थी। वहां से मनप्रीत आपका जो सफर था, आज आप लोगों को बताइए कि वो
हेलो। उनका कनेक्शन उनका चला गया ना? ओके ओके, मुझे लगा मेरा चला गया कहीं। आप बोलिए कैसे। हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा था कि शायद मेरा मैं गया। प्लीज हमारे साथ बने रहिए। आप सबसे गुजारिश है कि कृपया आप सबसे अनुरोध है बने रहिए। हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक टेक्निकल माध्यम है। हो सकता है कि टेक्निकल डिफिकल्टीज आ सकती हो, तो आप सब निश्चित रहिए। आप सबकी कॉन्वर्जेशन सुन के बहुत प्रेरित हो रही है। हमारी जो यूथ है आज की, वो बहुत प्रेरित हो रही है और जान के बड़ा अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने आप सबको मोटिवेट किया। और भविना, आपकी जो कहानी है, आप जिस तरीके से बता रही हैं, तो ये जान के बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक जो आपके अपने ग्रैंडफादर की तरह। सो आई थिंक हमारे इस नए एज में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काफी कुछ कर रहे हैं और वैभव जी वापस आ चुके हैं। सो लेट्स जस्ट गेट अलोंग विद हिम। सो सर आप म्यूट पे हो सर। बाबू सर आप। विल रिक्वेस्ट वैभव जी काइंडली म्यूट आई योरसेल्फ। एम सो सॉरी, कुछ नेट का इशू था। तो मनप्रीत, मैं आपसे ना उस रात के बारे में जानना चाह रहा था कि आज के कई बार लोगों को लगता है, यूथ को लगता है कि बड़ी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन मुझे वो याद है वो रात जो आपके परिवार ने देखी थी, और वो क्या सफर था आज के यूथ को, अगर आप थोड़ा बता पाए तो। एक्चुअली सर, जब किसी भी एथलीट को आप देखते हो तो उसको लगता है कि हाँ कि यार इन्होंने बहुत इजीली मेडल जीता है, इन्होंने जी बहुत कोई स्ट्रगल नहीं किया। बट हर एथलीट के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, उनकी फैमिली का बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो मेरी फैमिली ने भी बहुत स्ट्रगल किया कि जब मैं छोटा था, मैं 7-8 साल का था, तभी मेरे फादर दुबई में काम करते थे। तो वो थोड़ा सा मेंटली अपसेट हो गए थे। वो कारपेंटर थे वो। यस कारपेंटर थे, तो जी, वो उन कपड़ों में वापस आ गए थे। तो उन्हीं वो कपड़ों में जो वो पहन के उन्हीं काम करते थे। जो हाँ वही थे, तो वो वापस आ चुके थे। उन्होंने कोई अपना सामान लाए नहीं थे साथ में, तो वो सब कुछ वहीं पे छोड़ कर आ गए थे। तो वो एक घर में मैं सबसे छोटा था और मेरे दोनों बड़े भाई, मेरे से 2 बड़े भाई हैं, वो दोनों उस वक्त स्टडी कर रहे थे। तो वो अच्छा। उसके बाद हमारी फैमिली में ऐसा था कि सर कोई भी काम करने वाला नहीं था। तो जो जी मेरा सबसे बड़ा भाई था, तो उसने फिर अपनी स्टडी क्विट की। उसने उस वक्त 12th स्टैंडर्ड में था। फिर उसने वहीं पे अपनी स्टडी छोड़ के फिर घर के लिए काम करना शुरू शुरू किया। तो पहले वो हॉकी खेलते थे दोनों भाई, फिर फैमिली की कंडीशन की वजह से उनको हॉकी छोड़नी पड़ी। फिर घर में काफी डिफिकल्टी हो रही थी कि हाँ कि फूड के लिए कई बार स्ट्रगल करना पड़ता था। काफी स्ट्रगल किया। फिर पहले मेरी फैमिली मुझे भी हॉकी खेलना नहीं चाहती थी, हॉकी मत खेल क्योंकि काफी इंजरीज वगैरह आती हैं। बट एक लगन थी कि हाँ मुझे हॉकी खेलना है। तो फिर उस वक्त फैमिली ने काफी टफ टाइम देखा उन्होंने, बट जब मैं खेलना स्टार्ट किया उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास शूज नहीं होते थे या स्टिक नहीं होती थी, फिर किसी से मांग के हमें स्टिक लेना पड़ता था, टूर्नामेंट खेलने जाना पड़ता था। तो वो काफी टफ टाइम था। तो ये एक सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हर एथलीट के पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो आज ना मैं सुन रहा था, उन्होंने जो अपने स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है कि जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना ही आपका जो रिजल्ट है उतना ज्यादा मीठा होगा। तो इसीलिए कि आप जो आज के यूथ हैं, आज पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट एंड ऑफ द डे आपका जो आपका रिजल्ट है वो आपको बहुत ज्यादा स्वीट लगेगा। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, तो शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा, आपको वो मेहनत मनप्रीत करनी होगी। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सर। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आपको पहले जितना आप शुगर डालोगे उतना मीठा मिलेगा सर। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। हम्म। अच्छा शरद, अगर मैं आपकी थोड़ी लाइफ के बारे में जानना चाहूँ, 2 साल की उम्र में जब आप थे तो शायद कुछ एक गलत दवाई आपको दे दी गई थी, उसके वजह से जो दिक्कत रही, कितनी चुनौतियां रही इस जीवन में, कितनी कठिनाइयां आपको देखने को मिली, थोड़ा उस बारे में बताइए। देखिए, जो अगर हम नाउ मैं आई एम 30 years old, तो उसमें क्या होता है कि व्हेन आई वाज 2 years old एंड आई गॉट दैट, एंड नाउ इट्स कम टू जो फेज में आया हूं मैं, तो अब मैं शरद, क्या डिसेबिलिटी हुआ था? वो जो तब क्या हुआ था? उस टाइम जैसे कि आई थिंक जो मेरा वैक्सीन जो एडमिनिस्ट्रेट था वो एक्चुअली फेक वैक्सीन था, तो उसके कारण मुझे पोलियो हो गया। ओके। बट इसके बावजूद भी जैसे क्या हुआ कि माय पेरेंट्स, वो उनको ये पता था कि जैसे फिजिकली चैलेंज होने के बाद माँ बाप ये सोचते हैं कि सबसे पहला इनका चीज लाइफ में जो इम्पोर्टेंट होगी वो एजुकेशन होती है। तो उन्होंने मुझे जी। एट द एज फर्स्ट प्ले ग्रुप में ही मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। और वो स्कूल में बेस्ट पार्ट ये जी। रहा था कि आप 6 घंटे क्लास में रहते हो तो 6 घंटे आपको अबाउट फील्ड पे भी रहना पड़ेगा। और अगर हम्म। आप कोई भी स्पोर्ट्स, आपको सारे ही स्पोर्ट्स करने पड़ेंगे, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो,
हर आदमी, तो बेसिकली हिल स्टेशन में नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ये होता है कि वहां पे बारिश कभी भी हो जाती थी, तो अकॉर्डिंग टू सीजन्स आपके गेम होते थे और वो कंपलसरी होता था। तो मैं भी उसमें ऐसा ही था कि मुझे भी कंपलसरी गेम करना ही पड़ता था, और ऐसा था कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो आई वाज टोल्ड टू लीव द स्कूल। तो बहुत ऐसे सिचुएशंस होते थे कि मुझे आई हैड टू बिहेव मोर लाइक अ नॉर्मल किड देन मतलब बीइंग अ फिजिकली चैलेंज, और वो एक्चुअली मेरे फ्यूचर में मुझे बहुत ही मदद किया। वरना क्या होता था कि मैं डेली ही रोता था कि मेरा लेग का डिफॉर्मिटी उस टाइम फ्रेश हो रहा था, तो ज्यादा से ज्यादा वो स्प्रेन करता था और डेली मेरा रोना होता था और उसको डॉक्टर से मिलना, और बेसिकली यही होता था। तो नाउ जब उस चीज को मैं देखता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ कि ना मुझे आदत सी हो गई उस चीज का, एंड वो डिसेबिलिटी मुझे अब एबिलिटी जैसे लगती है। सो बेसिकली स्पेशल यही। पावर, हाँ हाँ। स्पेशल पावर्स। या मेरे लाइफ में शायद जो आप शॉर्टकट की बात कर रहे हैं ना, ये डिसेबिलिटी एक तरह से मेरे लाइफ में शॉर्टकट ही आई थी, जो देखा कि मैं जो उसी को शायद वो स्पेशल एक पावर कहना चाह रहा हूँ आपकी हाँ लाइफ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरह से मेरे लाइफ में एक शॉर्टकट ही था। और जो मेरा भाई जो बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्समैन रहा है, हर गेम में काफी पॉपुलर था, लेकिन उसके लिए डिफिकल्ट था तो उसको स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा और वो एजुकेशन लाइन में ही रह गया। लेकिन फॉर मी मेरा पैरालंपिक्स एक डिफरेंट सेगमेंट ऑफ गेम हो गया, उसमें इट वाज जस्ट न्यू, तो काफी फ्लरिश करने का मौका मिला मुझे। और अब 10 साल बाद, ऑलमोस्ट अ डेकेड के बाद, ये प्रोसेस अच्छा रिजल्ट्स दिए हैं। देखिए शरद, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो और मेडल्स आने बाकी हैं। अभी 2 साल के बाद हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल भी और 2 साल के बाद भी और मेडल्स लाएंगे और शरद देश को और प्राउड फील करवाएंगे। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ लवलीना से। लवलीना, आप एक महिला खिलाड़ी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। एक नारा शुरुआत में आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब पीएम ने उस नारे को आगे बढ़ाते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, यानी कि बेटी को आपने बचाना भी है, पढ़ाना भी है, उसे खिलाना भी है। तो इस नारे से आप बीइंग अ फीमेल एथलीट कितना रिलेट कर पाती हैं? हाँ, बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि पहले होते थे कि पढ़ाई को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया था, तो अभी प्रधानमंत्री जी के बात सुन के ये लगता है कि अभी खेल को भी उतना ही इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। जैसे कि आज मेरा बीएसपी का ज्वाइनिंग हुआ और बहुत आज बहुत ही बधाई हुआ। आपको उसके लिए। थैंक यू। और क्योंकि अभी हमारे असम में भी ये रूल कर दिया गया है कि पहले जो होते थे कि जो ऑफिसर रैंक होते थे तो वो सिर्फ पढ़ाई करने के बाद ही मिलते थे, लेकिन अभी खेल के वजह से मैंने ओलंपिक में मेडल लिया, उसके वजह से मुझे डीएसपी का रैंक मिला। तो और अभी हमारे इसमें ये भी रूल कर दिया गया है, अगर खेल में, नेशनल में, इंटरनेशनल में मेडल लेने के बाद एक मतलब जॉब पक्का हो सकते हैं, तो उसके बाद ये रैंक मिल सकता है, उसके हिसाब से रैंक बनाया है। तो पहले ऐसा होता था कि पढ़ाई के बाद ही हम लोगों को जो ऑफिसर रैंक का जॉब होते थे वो मिलते थे, लेकिन अभी लोगों को भी डरने की बात नहीं है कि खेल के जरिए भी हम लोगों को ऑफिसर रैंक का जॉब मिल सकते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि खेल को कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री जी जो बोला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ बेटी बढ़ाओ, तो इससे हमें रिलेट कर पाते हैं कि खेल को कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। और शायद एक समय ये कहा जाता था ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे बर्बाद। लेकिन आज मुझे लग रहा है आप सबको देखकर वो जो नारा है, मैं आज उस नारे को बदल दे रहा हूँ। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे लाजवाब। मनप्रीत की तरह, शरद की तरह, लवलीना, भवीना, सभी की तरह आप लाजवाब हो जाओगे। तो मनप्रीत है नारा, इसको आज से लागू कर दें कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे लाजवाब। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यूथ के बारे में मैं थोड़ा आना चाहूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, जब से आप लोग जीत कर आए हैं, नीरज जीत कर आए हैं, एक क्रांति आई है हिंदुस्तान में। तो इस आप जीत को, इस सेलिब्रेशन को कैसे देख रहे हैं? पिछला 1 साल जो रहा है उससे जो हमारा यूथ है देश का, वो कितना मोटिवेट हुआ है? सर मैं जी जी बिल्कुल मनप्रीत। अच्छा सर, एक्चुअली जब ओलंपिक एंड पैरालंपिक के मेडल के बाद हम लोग जब वापस घर गए ना, तो सर तभी क्या था, पहले क्या होता था कि पेरेंट्स बोलते थे कि बाहर मत जाओ, मिट्टी गंदी। आज मैं ना सुन रहा था, पहले जो पैनल चल रहा था रणदीप हुड्डा सर का,
उसमें भी जी। बोल रहे थे कि आजकल जो पेरेंट्स है वो बोलते हैं कि आप खेलो मत, मिट्टी बहुत गंदी, आप गंदे हो जाओगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो घर वाले थे वो बच्चों को बाहर भेजते थे। बट जो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की परफॉर्मेंस के बाद अभी सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में आए, कि उनके बच्चे भी स्पोर्ट्स खेलें, कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली कि अगर आप ओलंपिक्स में मेडल जाते हो तो आपका नाम होता है, आपके पेरेंट्स का नाम होता है। तो आज जब मैं हम लोग जब वापस आए ओलंपिक से, तो तभी बहुत से पेरेंट ऐसे थे कि हाँ, कि वो चाहते थे कि हमारा बच्चा भी हॉकी खेले, कि वो एक अलग सी ही एक मूवमेंट दिख रही थी कि हाँ, कि अभी क्या कि अवेयरनेस आई है कि हाँ, कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अभी खेलें और आगे बढ़े और देश के लिए मेडल लेकर आए। अच्छा रानी, एक चीज बताइए कि आप लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओलंपिक्स में और बाकी हमारे जो पैरालंपियंस ने पैरालंपिक्स में, लेकिन जो पिछला 1-2 साल था वो कोविड की वजह से काफी चीजें बंद रही। तो इन पिछले 1-2 सालों में कैसे आपने खुद को मोटिवेट किया, कैसे आपने चीजों का ध्यान रखा, थोड़ा वो भी बताइए कि वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। लास्ट 2 इयर्स स्पेशली सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं लेकिन सबके लिए बहुत डिफिकल्ट रहे हैं कोविड की वजह से। बिकॉज एथलीट्स के लिए इसलिए डिफिकल्ट था बिकॉज 2020 ओलंपिक्स पहले ऐसा था कि होगा नहीं होगा, मतलब पोस्टपोन होगा या कैंसिल होगा, किसी को कोई श्योर नहीं था। देन उसके बाद न्यूज आती है कि पोस्टपोन हो गया ओलंपिक्स एंड 1 ईयर के लिए आपको अगेन फिजिकली मेंटली इमोशनली पुश करना एक एथलीट को इतना इजी नहीं होता है। बिकॉज एवरी सिंगल डे आपको फील्ड पे 100% देना पड़ता है। एंड इवन नॉर्मल लोगों के लिए भी इतना इजी नहीं था बिकॉज कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब जी। हो चुकी थी कि स्पेशली जो डेली वेजर्स थे जिनको रोज कमा के खाना है उनकी वो कहाँ से खाएंगे, मतलब लॉकडाउन हो गया सडनली। तो कोविड ने सबको बहुत कुछ सिखाया भी है, बट आई अप्रिशिएट द पीपल कि लोगों ने उस टाइम में मैक्स हेल्प की है, जिससे जितनी हेल्प हो सकती थी एटलीस्ट लोगों के लिए ना, कि एटलीस्ट जिनके पास फूड नहीं है या जिनकी जॉब चलेगी, कि कैसे हम लोगों को मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। कि किसी को अगर हम बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे देखा है, बहुत सारी चीजें की है कि लोगों ने राशन लोगों को बांटा है। तो ये मुझे लगता है ये हमारी कंट्री की बहुत एक ब्यूटी है, जो हमें बाकी देशों में नहीं मिलेगी कभी देखने को ना। तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट था कि हम लॉकडाउन में 5-6 मंथ टोटली साई बैंगलोर में ही हम थे, अंदर बायो बबल में थे। एंड बहुत मुश्किल होता है एक रूम में रहना बिकॉज आप उस टाइम ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था एक्चुअली कोविड का ना, कि मतलब क्योंकि पहली बार आया, सबके लिए नया एक्सपीरियंस था। तो बहुत मुश्किल था उस टाइम पे ना, और स्पेशली फैमिली को बहुत डर रहता था कि बच्चे सेफ है कि नहीं है। हमें फैमिलीज का रहता था कि घर में पता नहीं सब ठीक है कि नहीं है, या कल को पता नहीं क्या न्यूज आ जाएगी, सुबह उठेंगे बिकॉज उस टाइम पे ऐसा ही कुछ चल रहा था रोज देखने को ना। लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता है जो गवर्नमेंट है ना, स्पेशली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड हॉकी इंडिया ने हमें बहुत हेल्प की है। बिकॉज हम वहां पे रहते थे तो हमें एटलीस्ट एक अच्छी जगह पे रह रहे हैं, सेफ इन्वायरमेंट में रह रहे थे, एक अच्छा खाना मिल रहा था, हेल्दी खाना मिल रहा था जी। 3 टाइम ना, वो सबसे बड़ी बिगेस्ट ब्लेसिंग थी हमारे लिए ना। बिकॉज अगर हम उस टाइम पे देखें तो लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, तो हमें ये लगता था कि एटलीस्ट हम अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अच्छी जगह रह के हमें अच्छा खाना मिल रहा है 3 टाइम हेल्दी। तो हमारे पास कुछ था आगे सोचने के लिए कि ठीक है हम रूम में रह के जो भी बेस्ट पॉसिबल अपनी फिटनेस के लिए कर सकते हैं। सबने किया और सभी एथलीट्स ने किया, आई कैन से। बट हमारे कोचिंग स्टाफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि उस टाइम पे हमें मोटिवेट रखना, जूम कॉल्स वगैरह करनी टीम के साथ, सबको पूछना कि आप सभी ठीक हैं या नहीं, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो एनी टाइम उनको कॉल कर सकते हैं। देन 5-6 मंथ के बाद हम घर गए थोड़े टाइम के लिए। देन वो भी एक फियर था कि अब वापस आओगे तो किसी को कोविड ना हो जाए। देन स्पेशली हम टीम स्पोर्ट खेलते हैं ना, तो बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज एक की वजह से बाकी सब इफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो उससे क्या होता है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा फिर खराब हो जाती है सबकी। तो डिफिकल्ट था, लेकिन कोविड ने बहुत कुछ सिखाया इस टाइम में ना। तो लेकिन मेरा पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है सबसे ना, कि आजकल आई नो लास्ट 2 साल में बच्चों को बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, फोन्स में रहते हैं जी। हमेशा बच्चे। बट फिर भी उनको बाहर भेजो ताकि थोड़ा टाइम वो फोन से बाहर निकल के उनका फिजिकल एंड ब्रेन एक्टिविटी होगा, तो उनकी एटलीस्ट उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। आप अगर मतलब प्रोफेशन छोड़ो, स्पोर्ट्स को मैं ये नहीं बोल रही कि हर किसी को प्रोफेशन ही बना रहा, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए एटलीस्ट बच्चों को बाहर भेजना चाहिए थोड़ा खेलने के लिए, जिससे उनकी मेंटल ग्रोथ अच्छी हो।
ताकि वो एक एक हेल्दी पर्सन बन सके। और लवलीना, जो रानी ने अभी बात की, इसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। थोड़े हालात अब दोबारा वैसे हुए हैं जिस तरीके से जो कोविड के केसेस बढ़े हैं, बच्चे घर में है, आज का जो यूथ है घर में है, तो घर में रहकर कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अगर ये आप बता सकें। हाँ, वैसे पहले जैसा सिचुएशन फिर से आ गया है। जब ओलंपिक से पहले 6 महीने का जो लॉकडाउन था, उस टाइम पे मैं घर पे रह रही थी, और हमारे गांव में ऐसा कोई भी मतलब ना सेंटर है, ना मेरा रोड भी ऐसा था कि वहाँ पे रनिंग भी नहीं कर सकते थे। हाँ, ओलंपिक के बाद अभी वो रोड ठीक किया है। घर में कोई इक्विपमेंट वगैरह भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पे लेकिन मुझे तो ओलंपिक खेलना ही था। उस टाइम पे मैं कैसे ट्रेनिंग करूँ, जब प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन भी तभी निकलते हैं। तो मैं उस टाइम पे कैसे घर के इक्विपमेंट से ट्रेनिंग कर सकती हूँ, मैंने उससे किया। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, मैंने घर के सिलेंडर से भी ट्रेनिंग किया था, क्योंकि मैंने वो फोटो भी डाला था, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में रह रहे थे और उनको ट्रेनिंग कैसे करे समझ में भी नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे मैंने घर के इक्विपमेंट से भी ट्रेनिंग किया था, जो खुद कोई इक्विपमेंट नहीं होने से फुल बॉडी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, उसका वीडियोस भी डाले थे मैंने। तो उससे भी मुझे मैं सोचती हूँ कि बहुत फायदा हुआ। पूरा 6 महीना मैं पूरी तरह से बैठ नहीं गई, क्योंकि ओलंपिक से पहले कैसा ट्रेनिंग होना चाहिए ये सबको पता है, लेकिन उस टाइप सा मेरा नहीं हो रहा था। लेकिन मैं फिर भी अपना फिटनेस रख रही थी खुद। जो घर का इक्विपमेंट है, जैसे सिलेंडर है, पानी बोतल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज हो सकते हैं, उससे हम अपना जो डेली का ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे पुशअप वगैरह हो, जो नॉर्मल वार्म अप वगैरह ये सब कर सकते हैं। तो इससे मैं खुद भी ये कर चुकी हूँ। ओलंपिक से पहले का ट्रेनिंग मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं अभी सभी को ये जो अभी फिर से यही सिचुएशन आ रहा है, सभी को यही बोलूंगी कि घर में रह के भी थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें, और उस टाइम में खुद के बॉडी के लिए थोड़ा ट्रेनिंग कीजिए। आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाता है, जिसको देख के आप ट्रेनिंग कर सकते हो। मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखती थी और उससे ही मैं ट्रेनिंग करती थी। अच्छा मनप्रीत, अभी रानी ने बताया कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने आप सभी का बहुत ध्यान रखा। मैं साथ ही यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। आज आप लोग अपने डेवलपमेंट में, या जो अपना जो आपका करियर आगे जा रहा है, चाहे टफ टाइम्स की बात करूं, यहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जो हमारे खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, उनका कितना रोल है? आप पंजाब से आते हैं, वो हिमाचल से आते हैं, बहुत आसपास ही है, जो बोलचाल का भी है, तो काफी एक जैसी सिमिलैरिटीज हैं, काफी आपकी उनसे मुलाकात हुई है। तो जो खेल मंत्री से मिलते हैं, थोड़ा उनका विजन और उनका डायरेक्शन थोड़ा बताइए। सर, जो हमारे सर हैं, वो जो अनुराग सर हैं, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी हैं। वो खुद अपने आप को बहुत फिट रखते हैं। एक हमारा वर्चुअल मीटिंग हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने उनसे बोला था कि आप सर स्किपिंग कीजिए। तो जब उन्होंने स्किपिंग किया, वो हमसे भी ज्यादा अच्छा उन्होंने स्किपिंग किया। तो मतलब वो खुद ही अपने आप को फिट रख रहे हैं। तो मतलब सभी एथलीट को एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है कि यार हमारे मिनिस्टर साहब इतने फिट है, तो हमें भी फिट रहना है। तो उन्होंने फिट इंडिया एक ऐप भी शुरू किया था, तो जिसमें कि आप बहुत ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप रूम में बैठे घर पे रह के भी कर सकते बिना इक्विपमेंट के। तो मुझे लगता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आजकल क्या है, जैसे कि थोड़ा सिचुएशन फिर से पहले जैसा हो रहा है। कोविड की वजह से स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आजकल के ये यूथ है, वो उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा कि आप घर पे रह के भी काफी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कर सकते हैं बिना इक्विपमेंट के, अपने बॉडी वेट के साथ। और जब हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम, जैसे रानी ने भी बताया कि हम लोग के लिए काफी डिफिकल्ट था कि जब हम लोग यहाँ पे साई में थे, बट उन्होंने हमारे साथ हमेशा बात करते रहते थे, पूछते रहते थे कि आप सभी ठीक हो, किसी प्लेयर को किसी चीज की जरूरत। हाँ, पहले किरण जीजू जी थे, उनके बाद अनुराग सर, उन्होंने भी बात करते रहे। तो हमेशा वो बात करते रहते थे कि आपको किसी भी चीज की अगर जरूरत है तो हमें डायरेक्टली कॉल करना, कि आप किसी चीज से शर्माना नहीं, कि हाँ कि क्योंकि आप हमारा फ्यूचर हो, आप मेडलिस्ट हो, आपको और जो भी चीजें की जरूरत है आप हमारे से मांगिए। तो मुझे लगता है कि वो यूथ के लिए काफी पॉजिटिव आदमी है, कि यूथ उनको देखता है कि हाँ कि वो इतने फिट हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए वो। और भवीना, मैं आज अनुराग जी को सुन रहा था जब सुबह इनॉग्रेशन हुआ नेशनल यूथ फेस्टिवल का, तो उन्होंने फिट इंडिया के बारे में एक चीज कही। उन्होंने कहा कि जब पीएम ने लॉन्च किया फिट इंडिया कैंपेन, तो उन्होंने कहा कि फिटनेस का डोज आधे घंटे रोज, यानी कि फिटनेस का डोज आधे घंटे रोज, यानी कि आपको आधा घंटा रोज अपनी फिटनेस पे काम करना है। तो यानी कि फिटनेस सिर्फ स्पोर्ट्स
जो खेल रहे हैं उनके लिए नहीं, आज के यूथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर नागरिक के लिए भवीना ये फिटनेस का डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बिल्कुल, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि फिट रहना ही चाहिए, क्योंकि फिटनेस एक फिजिकली फिटनेस नहीं होती है, मेंटल फिटनेस भी होती है। आपको फूड भी प्रॉपर लेना होता है। फिट रहना हर एक तरीके से होता है। अकेले स्पोर्ट्स पर्सन को ही नहीं, नॉर्मल लोगों को भी ये सारी चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि फिट रहना इसीलिए है कि फिट रहने से मतलब बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। आप मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो। आप एक्टिव रहते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, आप फिट रहते हो। मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मतलब आप, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, फिट इंडिया जैसे कैंपेन से आप अपने आप में सुधार लाते हो, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीजें हैं और हर एक इंसान को करनी ही चाहिए। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी इंसान हो, उसको फिट रहना ही चाहिए। और फिट रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। तो यस, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए फिट रहना बहुत आवश्यक है। अच्छा, आप जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स और फिटनेस के अलावा भी कुछ रहता है कि मूवीज देखना हो? शरद, ये मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है कि क्या मूवीज देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, पढ़ाई करना पसंद है? क्या आप लोगों की लाइफ होती है अदर देन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस? देखिए, पर्टिकुलरली जो कोविड सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन में ना, बहुत जी। एक तरह से एजुकेशनल चीज के लिए काफी बेनिफिशियल रहा, क्योंकि इसमें जैसे गवर्नमेंट का हमारा निमहंस प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज लोगों को फ्री में अब दिया जा रहा था कि आप डिग्रीज ले सकते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए, अल्टीमेटली ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई फील कि एजुकेशन जो बाकी लोग हैं, बहुत सारे जैसे हम लोग स्पोर्ट्स है, लेकिन यूथ, बाकी जो इंडिया के मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो यूथ ही है। तो इसके इस सेशन में मतलब मुझे लगता है कि ये निबंध जैसे प्रोग्राम्स लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैंने काफी कोचिंग्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स पार्टिसिपेट किए थे और मैंने उसके डिग्रीज लिए। तो कैसे कोचिंग प्रोग्राम्स? जैसे साई ने, मिनिस्ट्री ने भी काफी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने कुछ प्रोग्राम्स डाले थे जहाँ पे कोई भी लोग रजिस्टर करें और वो कोच बन सकते हैं और उस एग्जाम्स क्लियर करते थे। तो ये जो अवेलेबल डिग्रीज थे, आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते थे, जो फ्यूचर में काफी बेनिफिशियल होते हैं। बहुत सारे हम स्पोर्ट्समैन को ये लगता, सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकल से जानते हैं, लेकिन उसको जो थ्योरेटिकल लर्निंग से सीखना जरूरी रहता था। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें बहुत ही जरूरी थी। फिर जैसे स्वयं कुछ कुछ ऐसे गवर्नमेंट एप्स थे और वेबसाइट्स थे जो बहुत काफी हेल्प कर रहे थे। और जैसे कि पैंडेमिक ने सबसे ज्यादा इफेक्ट यूथ को ही किया है, तो इसमें सबसे ज्यादा हमें क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे अभी देखिए, ये जो आज हम लोग जो ये यूथ नेशनल यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं, ये भी 4 दिनों की होनी थी, लेकिन फिर इस 2 दिन में किया गया है। और ये हमें इतना इंपॉर्टेंस देना पड़ रहा है और करना ही पड़ रहा है। ये मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को और स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोग काफी यूथ पे फोकस कर रहे हैं और ये मैसेज हमें क्लियरली उनको पहुंचाना जरूरी है। तो ये कंटेक्स्ट के कारण लोग बिजी हो रहे हैं। मैं भी अपने आप को मोस्टली आफ्टर स्पोर्ट्स मैं एजुकेशन में बिजी रखता था। ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स हमारे फ्रेंड हो गए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज मैंने नोटिस किया है 2013 से अभी तक, कि हम लोग जो पहले 1993 में इकोनॉमिक लिबरेशन हुआ था, लेकिन अब जो हुआ है ना, एक मेंटल रेवोल्यूशन हुआ है हमारे कंट्री में। तो मतलब इसमें क्या हुआ है कि सारे लोग अपने इंफॉर्मेशन के कारण ना बहुत डेवलप हो गए हैं, हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, और इसके कारण वो डेवलप कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे स्कीम्स अवेलेबल है जो सब तक पहुंचना चाहिए और सब जान रहे हैं इसके बारे में, और वो उनको हेल्प करेगी। तो मैं उस चीज यानी कि आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इस टफ टाइम में भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी चीजें हुई जो एक आम नागरिक के लिए, जो एक एथलीट के लिए बहुत बेनिफिशियरी थी। ऑफ कोर्स, हाँ, जिसमें वही मैं बोल रहा था, एजुकेशन स्कीम जो है, फिर जी। और फिर जैसे कुछ लोग जो डिप्रेशन में जा रहे थे, तो उनके लिए भी फोन लाइन, वो हेल्पलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, वो हेल्पलाइन नंबर्स बनाए गए जो गवर्नमेंट ने बनाए थे कि लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सके। तो बेसिकली ये सारे चीज यूथ के लिए ही रखा हुआ था, और सिर्फ हम एथलीट्स इस प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे थे, बाकी लोग भी इस चीज से गुजर रहे थे। तो कंसिडरिंग पैंडेमिक में भी हम लोग कुछ प्रोग्रेस कर पाए, उसके तहत बहुत सारे ये ग्राउंड्स बने हुए थे।
और मैंने कुछ यूटिलाइज किए थे। मेरे लिए तो ऑफ कोर्स एजुकेशन से ही रिलेटेड ज्यादातर रहा था। नहीं, बिल्कुल। आज शायद अगर मैं बात करूं, हम लोग जो कनेक्ट हैं वो भी मतलब एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है कि किस तरीके से हम बात कर पा रहे हैं, हम यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, यूथ के लिए हम बात कर पा रहे हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, इस समय काफी सारे लोग हमें सुन रहे हैं और उसी में से एक है पीटर आनंद, जो पौंडीचेरी से ही आते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो पीटर भी इस समय हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पीटर, आपके आगे आने वाले मैचेस के लिए, आगे आने वाले अचीवमेंट्स के लिए। अच्छा मनप्रीत, मैंने शरद से जाना कि पैंडेमिक में उन्होंने क्या किया या उनकी क्या हॉबीज हैं अदर देन स्पोर्ट्स। आपकी शायद, मुझे लग रहा है पंजाबी गाने सुनने थोड़ी काफी हॉबी होगी आपकी। बिल्कुल सर, सॉन्ग सुनना, मूवी देखना काफी मेरी हॉबीज है। बट सर पैंडेमिक ने, हम लोगों ने एक बुक थी माय ओलंपिक जर्नी, जिसमें था कि जो पुराने जितने भी ओलंपियंस थे, जैसे मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, सभी जितने भी ओलंपिक्स गए थे, जिन्होंने मेडल जीता है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनके पूरी जर्नी के बारे में वो लिखा था। तो हम लोगों ने वो चीज काफी उसके ऊपर स्टडी की, उसके बारे में जाना कि जब आदमी ओलंपिक्स में जाता है तो किस चीज की उसको परेशानी आती है, उसको किस चीज को अवॉइड करना होता है, कि वहां पे जाके आप जब जाते हो आपको इतने लोग मिलते हैं, तो आपको कैसे अपने जो मेन इवेंट उसके ऊपर फोकस करना है। तो वो एक काफी हमारे लिए अच्छा रहा था उस वक्त पैंडेमिक में। एक और चीज हम लोगों ने की, हम लोगों ने अपना टीम के ऊपर काम किया, कि हम लोगों ने एक दूसरे के बारे में जाना है कि उनकी फैमिली ने और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। क्योंकि वो एक चीज जानने से क्या होता है कि आपकी जो टीम की बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आपको पता है यार कि ये आदमी ने इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा, तो यार डेफिनेटली यार की बहुत बड़ी बात है। मनप्रीत, आपके यूथ आइकन कौन है और क्यों? सर मेरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मैं उसको बहुत फॉलो ओह, करता हूँ। क्यों? हाँ सर, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सर वो 36 ईयर का हो चुका है, बट अभी भी उसकी फिटनेस लेवल, उसका माइंड सेट, जब भी वो ग्राउंड के ऊपर होता है, उसका फोकस जो रहता है वो काफी मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ, कि मुझे भी जब भी मैं ग्राउंड के ऊपर जाऊँ अपना बेस्ट करूँ और मोटिवेट रहूँ। और एज इस नंबर, उसका मानना है कि एज एक नंबर है, अगर आप अपनी फिटनेस के ऊपर अच्छा काम करते हो तो आप लंबा भी खेल सकते हो। आप पंजाबी गाना सुनाने वाले थे हम लोगों को। नहीं सर, मैं मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ सर। नहीं, फिर शरद भी भाई से कोई सुनो, भी एक शरद भाई को पता होगा, शरद चले भाई जान। चले हम शरद जी से सुन लेते हैं। शरद, आपकी तरफ से एक छोटा सा सॉन्ग, कोई तो भी। मेरा वॉइस एक ब्रेकिंग है, आप देखिए, इस मुझे समय पूरा आप सबको बहुत, जो हमारा यूथ है वो सुन रहा है, तो वो जरूर चाहेंगे कि आपकी आवाज में, या शरद और मनप्रीत, अब आप डिसाइड करें आप दोनों में से कौन हम सबको एक गाना सुनाने देखिए, वाला है। आप हमें जम्स करवा लीजिए, हमसे हॉकी खिलवा लीजिए, हाँ, गाना नहीं, तो अभी तो खिलवा फिलहाल लीजिए, गाना, बट अभी तो फिलहाल गाना। गाना नहीं गा पाएंगे सर। ये हमसे नहीं हो तो फिर भी पाएगा। कुछ, अगर आपको शायरी अगर आप करना चाहें, कोई लाइंस दो बोलना चाहें यूथ के लिए। शरद, जैसे लाइज इन द सेंस, देखिए मैं यही कहता हूँ कि कोई मेरा जो कविता। कंसिस्ट, हाँ पार्डन क्या? मैं कह रहा हूँ कोई कविता अगर आप सुनाना चाहें। मेरे लिए तो कबीर के दोहे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पड़ ली होगी फिर करेगा कब, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पढ़ाई चुपी मतलब चाहे जी। सो बेसिकली मैं इससे ही काफी हम्म। इंस्पायर्ड होता हूँ, इस कबीर के दोहे से। और इसलिए मैं काफी अपने आप को एक टाइमिंग पे ही बाउंड पे रखता हूँ। तो आई थिंक दैट इज वन पैटर्न, जो कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव टाइम। तो उस आइडियोलॉजी पे मैं जीता हूँ। तो वो मेरे लिए काफी मोटिवेशनल रहता है। तो मैं पब्लिक को भी यही बात बोलता हूँ कि कबीर के जो दोहे होते हैं काफी प्रैक्टिकल और फैक्चुअल होते हैं। और रानी, जिस तरीके से अभी शरद ने बताया कि हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, हर उस काम को जो हमें लगता है कल करना चाहिए, हमें वो आज ही कर लेना चाहिए। आपकी लाइफ का आइडियोलॉजी क्या है? आपका यूथ के लिए मैसेज क्या है? क्या आप यूथ से भी कुछ सीखती हैं? बिल्कुल, यूथ हमें बहुत कुछ सिखाता है। बिकॉज मैंने बोला, और आपका एक एनर्जी देता है, एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। जैसे शरद ने भी बोला कि जो कल का काम है वो हमें आज करना चाहिए एंड सिमिलरली मैं उसमें बिलीव करती हूँ, मैं करती भी हूँ। बिकॉज आप ना जैसी हैबिट बनाते हो ना, वैसी वो बन जाती है, और आपकी हैबिट्स ना आपका लाइफस्टाइल क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 2 दिन हैबिट बना ली ना कि ठीक है मैं
कर लूंगी, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, देन करने की आदत हो जाती है। अगर वही आप सोचते हो कि नहीं मुझे अभी करना है, देन वो भी आपकी एक हैबिट हो जाती है कि मुझे ठीक है जो काम है वो अभी करना है। तो ये यूथ के लिए भी यही मैसेज है कि डोंट थिंक कि ठीक है हम कल सोचेंगे हेल्थ के बारे में, ना कल कुछ करेंगे हेल्थ के बारे में, या कल कुछ करेंगे अपने बारे में, ना वो कल कभी नहीं आएगा, मतलब ना, क्योंकि कल कल करते ना बहुत टाइम निकल जाता है। तो जो करना है वो आज ही करना है, और अपनी सबसे फर्स्ट जो है वो अपनी हेल्थ के लिए सोचो। जैसे शरद ने बोला, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जो हम स्पेशली घर पे रह के भी कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को बिजी रख सकते हैं ताकि हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए एंड हम एक्टिव रह सकते हैं। और स्पेशली अपनी हेल्थ के लिए प्लीज 30 मिनट्स जरूर अपनी हेल्थ को दो, बिकॉज हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, आप सभी के हीरो है, मेरा बेटा है वो 5 साल का है, तो वो कुछ दिन पहले भाग मिल्खा जी की मूवी आ रही थी, उसमें वो जो सीन है ना फरहान अख्तर का, वो जो इंडिया का कोट पहनते हैं, तो मतलब उन्होंने कहा पापा क्या मैं भी ये कोट पहन सकता हूँ, मतलब छोटा उसको समझ नहीं है कि पापा, उन्होंने बोला मुझे भी ये कोट चाहिए। तो शरद वो कोट, वो कितनी बड़ी प्राइड है, वो जो तिरंगा लगा हुआ कोट, वो कितनी बड़ी प्राइड है आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स देखिए, टू कैरी नेशनल फ्लैग, जैसे चाहे वो सचिन जी और सचिन तेंदुलकर अपने हेलमेट पे पहनते थे, तो ये एक बहुत एक ऑनर और रिस्पेक्ट होता है जो हमें कैरी करना पड़ता है। एंड इसके लिए ही सारे एथलीट बेसिकली वर्क करते हैं। ऑफ कोर्स मेडल्स सेकेंडरी होता है, जब फर्स्ट पार्ट होता है कि हमारे चेस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैग रहे, और मतलब फ्लैग रहे, वो मेन चीज प्रायोरिटी होती है। और उसके बाद चाहे रिजल्ट्स कैसे भी आए वो अलग बातें बोलती है। लेकिन वो जब मुझे फर्स्ट टाइम मिला था, जब मुझे 2010 में जब एशियन गेम्स का मुझे मिला था वो कोट, तो सिर्फ मैंने, मेरे सारे कॉलोनी के जो लोग थे ना, बस उसके सामने आकर के फोटो ले रहे, वो ये उनको भी पता था कि वो पहन नहीं सकते उसे, बस उसको मुझे पहना करके देखना चाहते थे, बोलते थे कि यही है जो एक्चुअली मेन एफर्ट है सारे एथलीट्स की, और हम लोग सब उसके लिए जीते। लवलीना, अगर यूथ को बताना चाहें कि जब वो पहली बार वो कोट आपने पहना था, देखिए भाग मिल्खा भाग का वो जो सीन, बहुत आइकॉनिक सीन, जिस तरीके से उसको दिखाया गया, लेकिन एक खुद प्लेयर की जुबानी कि जब आप वो कोट पहनते हैं, देखिए मैंने जो कोट पहना है उस पे, ठीक है ये आप लोगों की जो ओलंपिक्स की टी शर्ट थी वो हम लोगों तक पहुंची थी, लेकिन जो आप कोट पहना था पहली बार, वो मोमेंट क्या था, थोड़ा उसको अगर लवलीना आप बता पाए। बहुत स्पेशल था वो मोमेंट, क्योंकि हर प्लेयर का सपना होता है कि जो स्टार्ट करते हैं उनके लिए अपना कोट ही मैटर करते हैं। तो जब मैंने मेरा पहला मैं एशियन चैंपियनशिप में मैंने इंडिया कोट पहना था, तो वो मतलब ऐसा लगता है कि पूरा देश के लिए खेल रहे हैं, और देश का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि अभी खुद के लिए नहीं, खुद के फैमिली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खेलना है। तो वो एक मोमेंट होता है कि बहुत स्पेशल मोमेंट होता है, और खुद को प्राउड फील करते हैं, अपने आप पे प्राउड फील करते हैं कि हमें मौका मिला कि देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और भवीना, अगर आपसे थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ, मैं आपके बारे में बहुत थोड़ा पढ़ रहा था कि किस तरीके से जो आपके एक लाइफ पार्टनर हैं, वो एक आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहे आपकी पूरी लाइफ में, कि यहाँ तक जो आप पहुंच पाई उसमें उनकी एक बहुत हेल्प रही। तो थोड़ा अगर आप वो बता पाए कि किस तरीके से आज की जो यूथ हैं उनको इस तरीके से भी करेक्ट होना कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनको भी आपको एक साथ लेकर चलना है, कि आज के जब आप शादी करें या कोई आपका पार्टनर हो तो उसको भी एक साथ लेकर चलना कितना इंपॉर्टेंट है। यस, मुझे ये बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे जिस तरह से सपोर्ट किया है, वो मतलब उसके लिए मुझे उनके ऊपर भी बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि उनकी जो सोच है, क्योंकि वो टोटली नॉर्मल है और मैं दिव्यांग हूँ। तो एक तो पहली सोच तो यही बड़ी बात है कि एक दिव्यांग को अपना लाइफ पार्टनर बनाना। तो यूथ को मैं खास करके कहना चाहती हूँ कि देखो, सबकी ना एबिलिटी देखनी चाहिए, उसके अंदर जो टैलेंट है ना वो देखना चाहिए, उसका नेचर देखना चाहिए, बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर यानी कि अगर किसी कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है और अगर वो लग रहा है कि खेल में अच्छा है, तो उस चीज को बढ़ाना चाहिए माता पिताओं को आगे। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी, वो खुद क्रिकेट के नेशनल प्लेयर रह चुके जी। हैं, और वो फीलिंग्स, स्पोर्ट्स वाली फीलिंग्स वो समझते हैं कि उसमें जी। एक क्या क्या
चीजें चाहिए, क्या क्या मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, क्या क्या फिटनेस चाहिए, सारी चीजें वो समझते हैं। और उनका जो ड्रीम था कि वो अपने टाइम में नहीं कंप्लीट कर पाए, वो आज मेरे अंदर वो ड्रीम देखते हैं और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि वो मैं चीजें करूं, मैं देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो मतलब उनसे मतलब बहुत सारी चीजें मुझे हर दिन सीखने को मिलती है। वो हर बार मुझे मोटिवेट करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब इतना टाइट स्केड्यूल रहता है, इतना मतलब थकान हो जाती है और मतलब ऐसे बहुत सारे डिफिकल्टीज भी लाइफ में आ जाती है, लेकिन उस टाइम भी वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं और मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि पेन इतना होता है कि दूसरे दिन उठने का मन भी नहीं करता मैं है। आपकी एक वीडियो भी देख रहा था कुछ दिन पहले जब आप फिटनेस पे अपनी काम कर रही थी, हाँ जी, आपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया वो वीडियो। हाँ जी, हाँ जी। जी तो जी। हर दिन वो मतलब जैसे ही मतलब रात होती है तो मुझे हर रात मतलब ऐसा ही होता है कि यार हम्म कल सुबह होगा और मुझे वापस से मेरे स्केड्यूल पे स्टार्ट मतलब सारी चीजें कर देनी पड़ेगी। तो वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अंदर से एक होता है कि यार एक दिन सोने को मिल जाए। लेकिन ये होता हम्म है कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे रात को फिर मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। वो हम्म हर रात मुझे यही बोलते हैं कि चलो आज मतलब पूरे दिन का हमारा जो स्केड्यूल रहता है वो पहले हम डिस्कस करते हैं और फिर मतलब उसमें से वो पता नहीं क्या कहाँ से एग्जांपल्स लेके आ जाते हैं और फिर मुझे वो इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि सेकंड डे मैं ऑटोमेटिकली उठने के लिए रेडी हो जाती हूँ। मतलब इतना प्रिपेयर हो जाती हूँ, मेंटली इतना प्रिपेयर हो जाती हूँ कि मुझे अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब उनमें बहुत अच्छी चीजें हैं। वो मतलब मुझे इस तरह हेल्प करते हैं कि मतलब आज की यूथ के लिए मैं खास करके बताना हम्म चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हम्म तो वो चीज मेरे हस्बैंड मुझे हर बार बोलते हैं और हर चीज मेरे लिए करते हैं। वो कई बार मेरे लिए मतलब मेरे फिजियोथेरापिस्ट भी बन जाते हैं, कई बार मेरे कोच बन जाते हैं, कई बार मेरे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, कई बार वो मेरे मसाजर बन जाते हैं, कई बार मेरे लिए कुक बन जाते हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत सारे उनके रोल है मेरी लाइफ पे कि जिसकी वजह से मतलब वो एक स्पेशल पर्सन है मेरी लाइफ के, मेरे रोल मॉडल भी है और मतलब मेरे लकी चार्म भी है। हाँ बिल्कुल। और शायद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपने बताया कि जो यूथ को ये भी चीज समझना है कि सिर्फ खुद ही को नहीं बढ़ाना, अपने पार्टनर को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं। भवीना बहुत लकी हैं आप, आपके पार्टनर जो एक इतनी शानदार जोड़ी आप लोगों की है। मनप्रीत, मैं आपसे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बात करना चाहता हूँ। इस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो चुके हैं। आज मैं सुबह प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश को आजादी दिलाने में भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा। लेकिन अब यहां से इंडिया को आगे लेके जाने में यूथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके हिसाब से अब यूथ को हिंदुस्तान को आगे लेके जाने में, एक वर्ल्ड पावर बनाने में क्या करना चाहिए? आई थिंक सर सबसे पहले जैसे कि स्पोर्ट्स में है, ठीक है, कि मैं यही चाहता हूँ कि जितने यूथ हैं कोई ना कोई स्पोर्ट ज्वाइन करें, अपने आप को फिट रखें। जैसे सभी जितने भी एथलीट्स ने बोला है कि हाँ कि एक आप अगर कोई भी फिट रहते हैं तो आपका माइंड अच्छा रहता है, आप तंदुरुस्त रहते हो, आप बीमारियों से दूर हो जाते हो, तो वो एक हमारे लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। और दूसरा एजुकेशन सर, जैसे कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक, जैसे हम लोग प्लेयर्स हैं, हमें बाद में पता चलता है कि यार एजुकेशन भी साथ में होनी चाहिए, तभी आपको वर्ल्ड की नॉलेज रहती है। तो ये दो चीजें मेरे मुझे लगता है कि आजकल के यूथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको स्पोर्ट्स ही करें, आप और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे आईएएस है या अपना आईपीएस है, कुछ भी आप उसमें भी जा सकते हैं। तो यही है, स्टडीज पॉलिटिक्स काफी में भी जा सकते हैं। पॉलिटिक्स, हाँ कोई भी आप ज्वाइन बिल्कुल। करें, बट बात मैं यही चाहता हूँ कि अपने आप को तंदुरुस्त रखें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तंदुरुस्त रहोगे, आप फिट रहोगे, तो आप कोई भी लाइन में चले जाएं, आप देश की उससे तरक्की ही होगी सर। और 2-3 साल में हम है कि जो फिटनेस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, जो पिछले 2-3 साल में हमें समझा, मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी जो सरकार भी है पिछले 3-4 साल से लगातार कह रही थी कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मनप्रीत, सॉरी सर, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। मनप्रीत मैं यही कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले 2-3 सालों में अब हमें ये समझ आ गया कि अगर आप फिट हैं तो आप ये कोविड जैसी बीमारी को भी हरा सकते हैं।
बिल्कुल सर, अगर आप फिट है तो आपके जो आपकी बॉडी है कि आप किसी भी चीज से आप जी। फाइट कर सकते हो। तो इसलिए मैं, जैसे रानी ने भी बोला कि सिर्फ आपको आधा घंटा चाहिए दिन में, अगर आप आधा घंटा निकाले 24 घंटे में, मुझे लगता है कि अनुराग सर का भी यही था कि आप 24 घंटे में आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। अगर आधा घंटा निकाल लेते हो, आप कोई भी एक्सरसाइज कर लेते हो, आपकी जो बॉडी है तंदुरुस्त रहती है, आप बहुत सी बीमारियां हैं जिससे आप फाइट कर सकते हैं। शरद, कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? बस हमारे पास कुछ ही मिनट्स हैं तो इस सेशन को वाइंड अप करना है। देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का मैक्सिमम इकोनॉमिक फंडिंग जो जाती है ना, वो हेल्थ फिटनेस में जाती है और इंश्योरेंस कंपनीज में जाते हैं। बहुत सारे हमारे जो अर्निंग्स भी होते हैं उसी चीजें में जाते हैं, और इसको क्रिब आउट करने के लिए ही हमें स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सब लोग मुझे बोलते थे कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स को, ओलंपिक्स में इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो एक मियर 0.1% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है। जो हमारा टारगेट है ना, उससे बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो अदरवाइज एक्सपेंसेस जो बाकी डेवलपमेंट में जा सकती थी, वो एक स्पोर्ट्स के जरिए से बहुत ही बेनिफिट हमारे लिए हो सकते हैं। तो ये मेन कारण है कि एक मैक्सिमम अगर आप कंट्री का ग्रोथ देखना चाहते हैं, जो हर चीज में हमारा हर साथ आए, तो स्पोर्ट्स एक नॉर्मल फ्री सब्सटेंस है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन हेल्प कि गवर्नमेंट को या कि कैसे बाकी लोगों को कि हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं। जो हेल्थ सेक्टर में जो बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, वो डेवलपमेंट सेक्टर में लगेगी। और रानी, शायद ये जो एक स्पोर्ट्स है या अपनी फिटनेस पे काम अगर आप करेंगे तो स्पोर्ट्स से आप जुड़ के फिर वो लीडरशिप क्वालिटीज भी तो आती है ना आपके पास। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर आप अपने आप कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है, तो अपने आप आपको बहुत अच्छा लगता है, वो लीडरशिप स्किल्स में भी बहुत हेल्प करता है। सर एक बार दोबारा रानी, बोलेंगे क्या आपसे मुझे कहता हूँ, क्वेश्चन? रानी की नहीं आया। फिटनेस, अपनी फिटनेस पे काम करना, स्पोर्ट्स खेलना, इससे आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होती है कि जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, फिट फील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीजें आती हैं। बिल्कुल, ये लाइक होता है कि जब आप एक हेल्दी हो ना, तो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी भी रहती है, बिकॉज हेल्दी बॉडी इज अ हेल्दी माइंड। जब आप हेल्दी बॉडी से हेल्दी होते हो ना, तो आपका माइंड भी जो है ना वो हेल्दी रहता है, एंड डिसीजन मेकिंग आपकी काफी अच्छी रहती है लाइफ में। एंड नॉट ओनली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जैसे सभी ने बोला कि जरूरी नहीं है कि हमें ही सिर्फ फिट रहना है। जैसे नॉर्मल हमारा यूथ है, अगर उनको भी वो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो लीडरशिप किसी ना किसी स्टेज में उनको करनी पड़ती है, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ती है किसी ना किसी स्टेज में। एंड अगर आप रिस्पॉन्सिबली सबसे पहले अपने आप से शुरू करते हैं कि ठीक है, मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना, मुझे अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना है, देन ओनली आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं अपनी लीडरशिप क्वालिटी से ना, एक अच्छा एग्जांपल देके कि मैंने ये करने से मुझे ये फायदा हुआ है, अगर तू करेगी या करेगा तो तेरे को भी ये फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आज सुबह ही ना लाइक सबको होता है हम एथलीट से पहले एक ह्यूमन बीइंग है। सुबह थोड़ा टायर्ड थे तो रनिंग करने का मन नहीं था, एंड देन मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा, मैं जब गई ना करने के लिए, एंड वहां भी काफी सारे लोग, और मतलब आधे तो बेचारे जिनका ओवरवेट था एंड दे आर स्ट्रगलिंग मतलब रनिंग करने के लिए ना, बट स्टिल दे आर डूइंग। मतलब उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया ना कि अगर वो कर रहे हैं तो मैं, मतलब मेरी थकावट सच में चली गई तुरंत ना, कि मुझे भी रनिंग करनी है, मुझे करना है। सो यू नेवर नो कि आप किसको किस वे में इंस्पायर कर रहे हो। हमें लगता है कई बार कि हम कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, लेकिन आप छोटी से छोटी चीज भी करते हो अपनी हेल्थ के लिए। वो वॉकिंग हो सकती है, योगा हो सकता है, रनिंग हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन आप खुद के लिए कर रहे हो ना, दो लोग आपको देख के वैसे इंस्पायर हो जाते हैं कि चलो मैं भी करता हूँ। सो आई थिंक हमें एक दूसरे को इंस्पायर करना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मुझे लगता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर हम उन्हें अपना यूथ आइकन बना लें कि जिस तरीके से वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 365 दिन साल के काम करते हैं, कुछ छुट्टी नहीं लेते, अपनी फिटनेस के ऊपर लगातार काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अपने आप में बहुत बड़े रोल मॉडल है इस फिटनेस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए, यूथ को मोटिवेट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप लगातार यूथ से बात करते रहें। लवलीना, भावीना, शरद, मनप्रीत, रानी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल यूथ फेस्टिवल में जुड़ने के लिए।
थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Alright, thank you so much everybody अपनी अपनी experiences शेयर करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। आपने भारत का नाम पूरे दुनिया भर में उजागर किया है और अपने आप के लिए इतिहास में एक अलग पहचान, अलग जगह बनाई है। Thank you Vaibhav ji for moderating Thank you, the sir. session. Thank you, And sir. Thank you. what a vibrant day it has been thus far on the day one of the National Youth Festival 2022, जहाँ पर हमारी देश की जो youth है, it has benefited very heavily from all these insightful presentations and talks, and day 2 पर और भी बहुत कुछ होने वाला है. So please join us tomorrow at 7 a.m. where we start with an online yoga session, and फिर 10 बजे से जो है सारे insightful sessions होंगे. So for more details, please check the agenda that's there on the platform. अब आज के डे में एक छोटा सा सेगमेंट अभी बाकी है, क्योंकि ये यूथ फेस्टिवल है तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, और सेलिब्रेशन की जब हम बात करते हैं तो आई बिलीव कि म्यूजिक जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सेलिब्रेशन. सो इट्स टाइम फॉर एंजॉयिंग एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय परफॉर्मर जिनका म्यूजिक कोई बंधन नहीं जानता, और उनका म्यूजिक जो है वो इंडिया की ट्रेडिशंस और कल्चर में बहुत ही डीपली रूटेड है, और उनकी आवाज बड़ी कंटेम्प्रेरी है, और उनका साउंड जो है वो इस देश के जन जन मन मन को भाया है. सो प्लीज हेड ओवर टू द कॉन्सर्ट हॉल by tapping on Subramanya Bharati Parisar, जहां पर we present to you India's musical youth icon, none other than Raghu Dixit. Well, that's all from now, and kindly head over to Concert Hall by tapping Subramanya Bharati Parisar, where you will find Raghu Dixit going live. That's all from the day one over here. See us tomorrow at 7 a.m. and then 10 a.m. Thank you. Thank you, everybody. Thank you for joining us. Please head over to the Subramanya Bharati Parisar, and from there you can enter the concert hall. Raghu Dixit will be live with you. Thank you, everybody.